बच्चों, हमने क्लास 11 की बायोलॉजी कंप्लीट कर दी। क्लास 12 का हमने फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग पढ़ने वाले सेकेंड यूनिट, जो कि बायोलॉजी की 7th यूनिट है, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजी का हमेशा जैसे रिवीजन करते हैं, तो क्लास 12 वाले पार्ट का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, ये हम लोग डेली पढ़ते हैं। बायोलॉजी किसकी स्टोरी थी बच्चों? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी थी। और किसकी स्टोरी थी? जितने भी हमारे अंदर लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों ने क्लास 11 में बहुत कुछ डिस्कस किया। क्लास 12 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आखिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते कैसे हैं। जो हमारे माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि चलो अब इनके बारे में बताओ कि ये बनना कैसे स्टार्ट हुए। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहले पढ़ा कि फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे बनते हैं, मतलब प्लांट्स के बारे में पहले पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर हम इस दुनिया में कैसे आए। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा। अब जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने पढ़ा आखिर ये जो रिप्रोडक्शन है इसका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। जब इतना पढ़ लिया, अब यहाँ पे एक सबसे माइन्यूट क्वेश्चन आज फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा। मैम, हम अपने मम्मी पापा से बने। अब कुछ मैम ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं। ये मम्मी है, ये पापा है, और ये जो बच्चा है बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा है। लेकिन मैम कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मम्मी पापा से थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं। और मैम जैसे एक मम्मी पापा से जो दो भाई बहन हुए, उसमें एक व्हाइट हुआ एक ब्लैक हुआ। एक की ब्लू कलर आईज थी, एक की ब्लैक कलर आईज निकली। ऐसा क्यों? और ये क्या चीज है जो मम्मी पापा से हमारे अंदर आ रहा है? अब एक और चीज, क्या हम लोग एप्पल के प्लांट में एप्पल ही देखते हैं, ब्रिंजल तो देखते नहीं है? तो क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे पेरेंट्स से प्रोजेनी में? तो इसी क्वेश्चन का जो पूरा आंसर है कि ये आखिर कैसे हो रहा है, ये जो पूरी स्टडी हम लोग करने वाले हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। हम अपने मम्मी पापा से बने, हमारे अंदर मम्मी पापा के क्या है जो हम अपने मम्मी पापा जैसा दिख रहे हैं? वो वो चीज क्या है जो ट्रांसफर हो रही है मम्मी पापा से हमारे अंदर? हम अगर कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंट है अपने भाई बहन से तो क्यों है? वो व्हाइट क्यों है, हम ब्लैक क्यों है? ये सबकी जो स्टडी एक जगह होगी बच्चों, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। अब मैम हम लोगों ने बचपन में एक और बात सुनी है कि हम बंदर से बने हैं। क्या ये बात सच है? तो हम बंदर से कैसे बने हैं? मैम हमने तो ये भी सुना है कि उसके पहले डायनासोर्स थे, लेकिन आज तक कभी ने किसी ने नहीं बताया कि ये डायनासोर्स कब दुनिया में थे। बस हमने स्टोरीज में पढ़ा है, हमने फेरी टेल्स में पढ़ा है कि हाँ पहले डायनासोर्स होते थे और हम लोग बंदर से बने हैं। मुझे तो ये कॉमेडी बात लगती थी। मैम क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल सच है। तो इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, ये बताने वाली है कि आखिर हमारे अंदर मम्मी पापा से क्या आ रहा है जो हम मम्मी पापा जैसे दिख रहे हैं। और अगर हम डिफरेंट दिख रहे हैं तो डिफरेंस होने के पीछे रीजन क्या है? और हम कैसे बने, पूरा अर्थ पहले कैसे बना? दिमाग में कितनी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस का आंसर कहाँ मिलेगा? वो क्वेश्चन का आंसर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में मिलेगा। कभी नहीं किसी ने बताया होगा डायनासोर्स कब बने, सबकी स्टोरी पढ़ने वाले। ठीक है। क्लास 11 तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि क्लास 11 वाज मोर अबाउट कि हमारा हम कैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बारे में था। और ये हमारी हिस्ट्री के बारे में सारा कुछ बता रहा है। आखिर हम दुनिया में कैसे आए, क्लास 12 में हम दुनिया में कैसे आए, पहला चीज। अगर हम और फिर पुराने हिस्ट्री में चले गए कि कैसे कैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, आखिर हमसे क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है बच्चों में, जो हमारे जैसा बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है। ये सारी चीजों की स्टडी अभी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले सारे बच्चे मार्क करेंगे कि जो चैप्टर 4 है बच्चों, उससे ना टोटल 5 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज। तुम समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर चैप्टर 5 अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे हो रहा है उसके बारे में। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इनहेरिटेंस का, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिससे 2 से 3 पीवाईक्यूज आ रहे हैं। तो अगर तुम काउंट करो तो 12 से 13, इससे भी ज्यादा, मोर देन 12 से 13 पीवाईक्यूज आएंगे। मतलब मोर देन 48 टू 52 मार्क्स तुम इस चैप्टर से अकेले स्कोर करने वाले हो।
तो सोच लो ये यूनिट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें ना हम लोग उल्टा करने वाले हैं। इसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले ओआरएस पढ़ते हैं और फिर एनसीईआरटी की लाइन स्टिक करते हैं। लेकिन इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है जो हमें ओआरएस में इंक्लूड करने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज बनाने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ओआरएस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्लास 12 में ऑलमोस्ट ऐसे ही करने वाले, थोड़ा उल्टा चलने वाले। देखो जो क्लास 12 वाला पार्ट है ना बच्चों, उसमें ना तुम्हें चार्ट से ये सब थोड़े कम है, डायरेक्ट डायरेक्ट लाइंस एनसीईआरटी की, क्योंकि कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स नहीं है, डायरेक्ट पैराग्राफ वाला पॉइंट्स है इसमें। तो हम लोग यूजुअली मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे और फिर ओआरएस पढ़ेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला क्या लाइन बोल रहा है बच्चों, हमने देखा कि एलिफेंट का बच्चा बेबी एलिफेंट दे रहा है, कोई और एनिमल नहीं दे रहा। हमने देखा मैंगो से मैंगो प्लांट ही बन रहा है, कोई और प्लांट नहीं बन रहा। हमने देखा कि कुछ ऑफस्प्रिंग्स एकदम पेरेंट्स से सिमिलर है और कुछ जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों, बायोलॉजी में क्यों, कैसे, यही क्वेश्चंस हर जगह आते हैं। तो बच्चों ये मैंने पहले ही बताया कि वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो ये सारे क्वेश्चंस के साथ डील करेगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। अब क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। मतलब द सब्जेक्ट जो डील कर रहा है इनहेरिटेंस के साथ, वो इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहे हैं कैरेक्टर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस। लेकिन पेरेंट्स में जो से कैरेक्टर जो प्रोजेनी में गए और अगर वो डिफरेंट हुए पेरेंट्स के कंपैरिजन में, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन हो गया मम्मी पापा से हमारे अंदर। मम्मी पापा की आंखें काली काली, हमारी ब्लू ब्लू, क्यों, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। हम अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस पहले समझदार नहीं थे और ये सारे क्वेश्चंस अभी अराइज होना स्टार्ट हुए। पहले भी जो ह्यूमंस थे उनको ये तो पता था कि हाँ कुछ ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं हमारे अंदर, जो चेंजेस आ रहे थे थोड़े बहुत हमारे मम्मी पापा से, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उन्होंने इसको ना, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वेरिएशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, आप दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ब्रीड कराया। उससे भी क्या हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया हम लोगों ने और डोमेस्टिकेशन किया, तो उसके वजह से भी क्या हुआ, इंटरब्रीडिंग हुआ और वेरिएशंस बना ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनहेरिट हो रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस हो रहा है, बट किसी के पास कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो वो साइंटिफिक बेसिस किसने दिया बच्चों, मेंडल साहब ने दिया। दैट इज उन्होंने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाला। अब ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत इजी है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको। सबसे पहले क्या हुआ, मेंडल ने इनहेरिटेंस का लॉ दिया, मतलब मेंडल ने बताया कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पीस पर। अब मटर तुम लोग देखते हो क्या, मटर के दाने बहुत सारे होते हैं, तो क्या एक बार में बहुत सारे मटर उगाया जा सकता है, उगाना भी आसान है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पीस पे प्रोडक्शन किया, स्टडी की। अब उन्होंने 7 साल तक स्टडी की, इंपॉर्टेंट है ये, पीवाईक्यू में पूछा गया है। 80 और किस ईयर में ये भी पूछा गया है, तो 1856 टू 1863 उन्होंने स्टडी की, 7 साल तक। अब ये 7 साल तक स्टडी की कितने कैरेक्टर पर, 7 कैरेक्टर पर। उन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टडी की। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, अब जैसे शेप है, उन्होंने देखा जो सीड का कैरेक्टर है शेप, वो राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया इसका ट्रेड। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक का जो डिफरेंट फॉर्म होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेट। अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है बच्चों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए, इस पे वो ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे जैसे पॉड का शेप है, पॉड का कलर है, ऑप्शन में पॉड का लेंथ दे देगा जो कि तुम्हारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद रखना है, शीट का शेप राउंड हो सकता है, गोल गोल सीड्स हो सकते हैं, रिंकल सीड्स हो सकते हैं, सीड का कलर येलो हो सकता है, सीड का कलर ग्रीन हो सकता है। अब
सीड पहले बीज बोएंगे तो क्या होगा, फ्लावर आएगा लास्ट में। तो फ्लावर कैसा हो सकता है, वायलेट भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। फिर हम लोग उसका जो बाहर का पॉड होता है उसका शेप फुल और कॉन्स्ट्रक्टेड हो सकता है। पॉड का बाहर का कलर कैसा होता है, ग्रीन या तो फिर येलो। फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, एक्सियल और टर्मिनल। और स्टेम की हाइट इंपॉर्टेंट है, डेट इज टॉल एंड डॉर्फ। तो क्या क्या दो चीजें हम लोग साथ में लिखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोगों ने क्या देखा, सीड का शेप देखा। हम लोगों ने क्या देखा, सीड का कलर देखा, और सीड का शेप, सीड का कलर, पॉड का शेप एंड पॉड का कलर। और फ्लावर का पोजीशन एंड फ्लावर की कलर। बचा क्या, ये सब लिख लिख करके इसलिए याद करना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। हमें जो जितने भी पीवाईक्यूज है बच्चों, वो तो एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं करने, वहां से जो क्वेश्चंस आएंगे उसको, नहीं तो उसको गलती नहीं, उसको सब बहुत बड़ी गलती बोलेंगे हम लोग। और एक आता है स्टेम हाइट। ठीक है, इसका ये भी याद करना है, राउंड एंड रिंकल्ड येलो और ग्रीन, वायलेट और व्हाइट, फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन एंड येलो, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, और स्टेम की हाइट टॉल एंड लॉन्ग। तो उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस पे किया। मतलब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। टॉल प्लांट को टॉल के साथ मिलाया तो देखा टॉल ही बन रहा है। ऐसा नहीं कि टॉल को डॉफ के साथ मिला करके कोई इंटरमीडिएट हाइट का मिल रहा है। तो उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस पे स्टडी की, डॉफ को डॉफ के साथ मिला करके डॉफ प्लांट्स की स्टडी की। ठीक है, इसलिए भी इनके एक्सपेरिमेंट को होने में क्या लग गया, थोड़ा टाइम लग गया। अब यहाँ पे बच्चों क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, देखो यही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज बार बार इससे पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बता रही हूँ बच्चों, कि ये जो मेंडल साहब थे ना, 1850s की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो वहां पे उस टाइम पे क्या था, लोगों, ठीक है साइंस आया था, साइंटिफिक नॉलेज आया था, बट इन्होंने ना, ग्रेगर मेंडल साहब ने बायोलॉजी में मैथ्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मैथ्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारी सॉल्विंग की, बहुत इनहेरिटेंस के बारे में सब कुछ बताया। तो बायोलॉजिस्ट को मैथ्स कहाँ से आएगा, बहुत कम ही बायोलॉजिस्ट होते हैं जो पीसीबी एम लेते हैं, ऑलमोस्ट तो सब पीसीबी होते हैं। जनरली मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। तो उन्होंने ना उस टाइम इनके स्टडीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इनकी स्टडीज को ना रिकॉग्निशन बहुत साल बाद जाकर के मिला, वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले इन्होंने ना एक जीन, सिंपल स्टार्टिंग एकदम बेसिक से किया, एक जीन पे स्टडी करना स्टार्ट किया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने भी, और सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, टॉल वाला जो स्टेम की हाइट वाला ट्रेट है उस पे इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, स्टेम की हाइट पे उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, हमेशा याद रखना टॉल को कैपिटल टी से लिख देना और डॉफ को स्मॉल टी से लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कि बेस्ड ऑफ द ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ तो जा रहा है। वो कुछ क्या है, वो जीन्स है, जिसको उस टाइम मेंडल ने क्या बोला, कुछ फैक्टर है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में आ रहे हैं। हम मम्मी से हमारे अंदर कुछ फैक्टर आ रहे हैं जिसको आज के डेट में हम लोग जीन्स बोल रहे हैं। तो क्या जीन्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि हमारे अंदर क्या ऐसा है जो मम्मी जैसा है, तो जीन्स है। हम लोग हर चीज में बोलते हैं ना इसके तो जीन में ऐसा है, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे मम्मी से आया है, हमारे पापा से आया है, हमारे मम्मी पापा के अंदर उनके मम्मी पापा से आया है, और ये कंटिन्यूअस ट्रांसमिट हुए जा रहा है, इंफॉर्मेशन लेकर के हमारे बॉडी में आए जा रहा है। ठीक है, अब मान लो एक जी, इसमें जीन क्या हुआ, या फिर तो वो हुआ टॉल। ठीक है, मतलब जीन बेसिकली मान लो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ, हाइट। अब ये हाइट क्या हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, डॉर्फ भी हो सकती है। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, ये इसके अलील्स है। तो जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, उसको क्या बोलते हैं, हाइट कुड बी टॉल, हाइट इज द जीन। ठीक है, हाइट वाला जीन जो कैरी कर रहा है, इट कुड बी टॉल और इट कुड बी डॉफ, एंड कैपिटल टी उसका एक अलील है एंड स्मॉल टी क्या है, उसका दूसरा अलील है, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। जो कि एक ही जीन का क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स, तुम सिंपल यही बोल सकते हो, अलील्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। जीन और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द हाइट, एंड टॉल एंड डॉफ आर द अलील्स।
एक ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हुआ। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखने का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, डोमिनेंस। कैपिटल जो लिख रहे हैं वो डोमिनेट करेगा किसके ऊपर? छोटू वाले के ऊपर। तो छोटू वाले को क्या बोल देंगे? रिसेसिव बोल देंगे। रियल लाइफ में भी यू सी टॉक्सिक पीपल यूज टू डोमिनेट ओवर द नॉन टॉक्सिक वंस। तो वही टॉक्सिक पीपल आर द डोमिनेंट। ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी, छोटू टी, इज रिसेसिव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्लियर हुआ। अब सिंस ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाला पॉइंट भी हम लोगों को इस चार्ट में याद रखना है। मैंने तुम लोगों को सिर्फ क्या बताया? ये राउंड और रिंकल, लेकिन इसमें डोमिनेंट कौन सा है? गोल गोल सीड डोमिनेंट है। क्या कभी तुम पीस के प्लांट जब खाते हो मटर, तो तुमने नोटिस किया कंस्ट्रिक्टेड वाला कभी दिखता है? बहुत कम दिखता है। अगर तुम उसका पॉड का कलर देखो तो हमेशा ग्रीन दिखता है। येलोइश तो बहुत रेयर, येलोइश रिसेसिव ट्रेट्स में आ जाता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, हर ट्रेट ट्रेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? डोमिनेंट हो सकता है और रिसेसिव हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम लोग बोल रहे हैं कि कैपिटल टी इज टॉल, इट इज डोमिनेंट, तो वो जब कैपिटल टी के साथ रहेगा तब तो वो टॉल बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन क्या जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रहेगा तो वो क्या बनाएगा? तो कैपिटल टी ही डोमिनेट करेगा तो वो भी टॉल बनाएगा। तो ये टॉल क्या है? ये दोनों सेम है, ये होमो है। होमो मतलब होमोजाइगस है। लेकिन ये भी टॉल है, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी टॉल है, मतलब ये हाइब्रिड टॉल है, मतलब ये हेट्रोजाइगस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। नाम नहीं आएगा, फिनो मतलब फिजिकल, फिनो फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज वो टॉल है कि डॉर्फ है, दैट इज फिनोटाइप। जीनो, जीन्स में जेनेटिक क्या है? कैपिटल टी वाला टॉल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है? तो ये इसका क्या हो गया? जीनोटाइप। और फिजिकली वो कैसा दिख रहा है? टॉल या डॉर्फ, दैट इज द फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हो गया और जीनोटाइप हो गया। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे कुछ अलग सा नहीं लिखा हुआ है। कैरेक्टर ऑफ हाइट, टी से टॉल ट्रेट, स्मॉल टी डॉर्फ, ये दोनों एक दूसरे के अलील है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और टी, ये दोनों होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। इसको हम लोग जीनोटाइप बोल रहे हैं। और टॉल और डॉर्फ जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है उसको फिनोटाइप बोल रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका क्रॉसिंग करवाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ? हम लोगों ने एक टॉल प्लांट ली और हम लोगों ने एक डॉर्फ प्लांट ली। टॉल से गैमेट क्या आया? टॉल। और इससे क्या आया? डॉर्फ। तो लेकिन दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? टॉल ही बनेंगे। अब ये दोनों टॉल को हम लोगों ने आपस में जोड़ा, तो ये कैपिटल टी बन गया इसका। इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। ये स्मॉल टी और कैपिटल टी बन गए, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी बन गया। इसको हम लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बच्चों। देखो, हम लोगों ने एक टॉल प्लांट लिया और हमें पता है टॉल का मतलब होता है टी। और हम लोगों ने एक प्योर डॉफ प्लांट लिया, क्योंकि हम लोगों ने नहीं, मेंडल साहब ने, जो प्योर डॉफ प्लांट था वो स्मॉल टी। तो अब इससे क्या आया? टी। इससे क्या आया? टी। तो ये टी बन गया। ये क्या था? फर्स्ट जनरेशन, जिसको फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें ये टॉल ही बना, क्योंकि टॉल जो है वो डोमिनेंट है। अब हम लोगों ने क्या किया? इसी टॉल प्लांट की सेल्फिंग की, मतलब क्या, जो टीटी प्लांट था उसको दूसरे टीटी प्लांट से जोड़ा। तो सबसे पहले क्या बनेगा? ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी एक दूसरे से जुड़ेगा। फिर ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ जुड़ेगा। ठीक है। फिर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ जुड़ेगा। ठीक है। और फिर ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ जुड़ेगा। ठीक है। तो एक क्या बना? अब हम लोग पहले जीनोटाइप निकालते हैं, जीन्स। तो कैपिटल टी क्या है? एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? दो। और स्मॉल टी कितना है? एक। तो ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। लेकिन अगर किसी से फेनोटाइपिक और फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे पूछा जाएगा, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है, लेकिन ये क्या है? ये डॉर्फ है। मतलब ये रेशियो क्या हो गया? 3:1 का रेशियो हो गया।
कोई प्रॉब्लम? ये सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने एक्सप्लेन किया, ये सेम एक पुनेट स्क्वायर मेथड के हेल्प से हम लोगों ने बताया है, जहां ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स और ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट्स हम लोगों ने लिया है। कैपिटल टी स्मॉल टी को जब तुम मिलाओगे पुनेट स्क्वायर में, तो सारे जो प्लांट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वो टॉल बनेंगे। और यही टॉल टॉल के बीच में फिर सेल्फिंग कर दो, इन्हीं के बीच में क्रॉस कर दो, तो F2 जनरेशन में कैसे बनेंगे? 3:1 के रेशियो में टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स बनेंगे। इससे बेसिक हम लोगों को एक और यहाँ पे लॉ के बारे में बताना है। हम लोगों ने इस क्रॉस के हेल्प से एक लॉ ऑफ डोमिनेंस तो बता दिया कि एक ट्रेट जो है वो दूसरे ट्रेट के ऊपर क्या करता है? हावी होता है, जिसको डोमिनेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट के पास पेयर ऑफ अलील है या पेयर ऑफ गैमेट है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। मतलब अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जब क्रॉसिंग करेंगे तो कैपिटल टी अपना ट्रेट शो करेगा, स्मॉल टी अपना ट्रेट शो करेगा। तो ये जो सेग्रीगेशन हो रहा है अलील्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हर एक जो ट्रेट है उसमें हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक दूसरे से, हर एक अलील जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है। ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर टॉल, टॉल के ये दोनों अलील्स, ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। हाइब्रिड टॉल के ये दोनों अलील्स, ये दोनों सेग्रीगेट होंगे जब ये ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग में, तो इनके पास 50% चांस होगा कि कैपिटल टी जाएगा, 50% चांस होगा स्मॉल टी जाएगा। मतलब इनके पास कैपेबिलिटी किस चीज की है? सेग्रीगेट करने की है। यही पूरा इसमें लिखा हुआ है। जब हमने ये पढ़ लिया, अब इसके बेसिस पे भी तुम्हारा क्या होगा? मैथमेटिक कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने ठीक है जीनोटाइप के बेसिस पे बता दिया कि 1:2:1 के बेसिस पे हम लोग को पता चल गया कि दो जो था वो हाइब्रिड टॉल था। लेकिन जब हम लोग फिनोटाइप देख रहे हैं, दैट इज मतलब जब हम लोग उसका टॉल प्लांट देख रहे हैं, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा वो टॉल प्लांट जो है वो होमोजाइगस टॉल है या फिर हाइब्रिड वाला टॉल है? प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है, ये तुम कैसे पता करोगे? इसके लिए क्या कोई टेस्ट है? बिल्कुल, इसके लिए एक टेस्ट क्रॉस है। बच्चों, हमें पता है टॉल क्या होता है? डोमिनेंट होता है डॉर्फ के ऊपर। तो टिपिकल हम लोग टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, जिसका हम लोग को जीनोटाइप डिटरमाइन करना है, उसको हम लोग रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं, जिससे हम लोगों को इजीली पता चल जाए कि जो डोमिनेंट प्लांट, जो टॉल प्लांट बना है, वो जीनोटाइपिकली होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। कैसे? मान लो ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, जिसका जीनोटाइप हमको पता नहीं है, तो हम लोग एक साइड ले लिए कि चलो इसको होमोजाइगस मान लो या फिर इसको हेट्रोजाइगस मान लो, और इसको क्रॉस करवा दो छोटू, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से। तो इसमें जब होमोजाइगस रिसेसिव होगा, ये कैपिटल है बच्चों, ये स्मॉल है। ठीक है। तो जब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या बना? सारा डोमिनेंट बना, सब वायलेट बना। लेकिन जब हेट्रोजाइगस को इससे किया, तो क्या देखने को मिला? एक बड़ा डब्ल्यू और छोटा डब्ल्यू, फिर छोटा डब्ल्यू और छोटा डब्ल्यू, फिर बड़ा डब्ल्यू और छोटा डब्ल्यू, और फिर छोटा डब्ल्यू और छोटा डब्ल्यू। मतलब यहाँ पे दो हेट्रोजाइगस हम लोगों को वायलेट भी मिला, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को व्हाइट कलर के फ्लावर भी मिले। व्हाइट कलर का मिलने का क्या मतलब है? कि ये हेट्रोजाइगस है। तो मेंडल साहब की स्टडी ने ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस निकाला, उसके बेसिस पे, और टेस्ट क्रॉस, दो स्टडीज निकाली। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि कहता है कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं एक यूनिट से, जिसको आज के डेट में जीन बोलते हैं, बट उस टाइम फैक्टर बोलते थे। ये फैक्टर ही ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को मदर से या फादर से अपने बच्चे में। और ये फैक्टर हमेशा पेयर में होता है, या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे।
और जब कोई डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, मतलब अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो एक क्या है, एक डोमिनेंट है और दूसरा क्या है, दूसरा रिसेसिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम लोग एक्सप्रेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दे भी पा रहे हैं F1 जनरेशन में, और फिर F2 जनरेशन में क्या बन रहा है, 3:1 बन रहा है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आ गया। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि पेरेंट्स के पास दो अलील्स होते हैं गैमेट बनाने के टाइम पे, और जब इसको हम लोग को ट्रांसमिट करना होता है प्रोजेनी में, तो ये जो फैक्टर या जो अलील है वो सेग्रीगेट कर जाता है, ये टी अलग, ये टी अलग, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर होगा तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो अगर होमोजाइगस होगा तो वो सारे गैमेट्स जो बनाएगा वो क्या करेगा, वो सेम बनाएगा। लेकिन जो हेट्रोजाइगस होगा उसमें सारे जो गैमेट्स, जिसको फैक्टर, जिसको जीन, सब कुछ उसी को बोल रहे हैं, वो अलग अलग बनेंगे, उसी को अलील बोल रहे हैं, बट विथ इक्वल प्रपोर्शन। जितना कैपिटल टी का चांस होगा उतना ही स्मॉल टी का चांस होगा बनने का। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी तुम लोगों को बताई है बच्चों। एक बार मेरे ओआरएस से इजी फॉर्म में इसको रिवाइज कर। ओआरएस में बच्चों यहाँ पे इसको बहुत इजी फॉर्म में दिया हुआ है, वहां पे नोट्स बहुत सारे कुछ है, वो बस एक बार समझने के लिए, बार बार रिवीजन आप इन डायग्राम्स को देख करके ही कर लोगे। एक बार अगर आपको वो थ्योरी अच्छे से समझ आ गई, फिर आपको डायग्राम देख करके ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। सबसे पहले क्या था, हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर ये इनहेरिटेंस क्या है, कि जो प्रोसेस जिससे हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी में एक कैरेक्टर आ रहा है, सिमिलर या फिर डिसिमिलर, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। और अगर वो प्रोजेनी में जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो पेरेंट्स से डिफर है, तो उसको वेरिएशन। ठीक है, इतना दूर तक समझ आया। तो हम लोग आज बस यही पढ़ने वाले कि आखिर कैसे कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहा है और कैसे वो जो कैरेक्टर आ रहा है वो डिफरेंट है पेरेंट्स से, अगर डिफरेंट है तो। इनहेरिटेंस और वेरिएशन, तो इसका सबसे पहले जो लॉ देने के लिए आए मेंडल साहब ने, मिड 19 उसी टाइम पे 1856 में ही स्टडी करना स्टार्ट कर दी, वो भी गार्डन के मटर पे। इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, अगेन अ पीवाईक्यू व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। तो इन्होंने क्या किया, 7 साल तक 60 कैरेक्टरिस्टिक पे काम किया, और हर कैरेक्टरिस्टिक का अपना एक ट्रेट था। शेप जैसे राउंड और रिंकल हो सकती है, कलर येलो और ग्रीन हो सकता है, फ्लावर की कलर वायलेट और व्हाइट हो सकती है, एंड सो ऑन। यही कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एक बॉक्स में भी लिखा हुआ है। रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चंस है इससे, प्लीज बच्चों भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर भूलोगे तो बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने तुम्हें अभी कल ही तुम्हारा जो एक वीडियो निकाला था परसों, जिसमें मैंने बताया था कि ओआरएस से कैसे पढ़ना है, तो उस वीडियो में मैंने बताया अगर कुछ याद ना हो, जैसे मान लो ये वाला पार्ट अगर याद ना हो, तो अपनी एक प्यारी सी माय ओन नीट कॉपी में उसको लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ एक जीन का इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। तो जीन क्या होते हैं बच्चों, जीन ही तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, जीन ही तो वो कैरेक्टरिस्टिक है जो मदर से बच्चों में आ रहा है। जीन को ही तो हम लोग फैक्टर बोल रहे हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस कर सके। अगर हाइट है तो वो टॉल और डॉर्फ कौन बनाएगा, जीन बनाएगा। हमने क्या बोला कि जीन के विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसका कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ट्रेट है, और ये ट्रेट को बोल रहे हैं अलील्स। और ये अलील्स कहाँ पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। अगेन ये जो अलीलोमॉर्फ्स है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया था, बहुत पहले, एनसीईआरटी में नहीं है। इसको वही जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर अलील्स को ही अलीलोमॉर्फ्स भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे हम लोगों को इसको प्रेजेंट करना है, तो कैपिटल टी इज टॉल ट्रेट, स्मॉल टी इज डॉर्फ ट्रेट, एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, हमने पढ़ा फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस, टॉल है कि डॉर्फ है, और जीनोटाइप इज उसका जीन, वो होमोजाइगस टॉल है, हाइब्रिड टॉल है या फिर डॉर्फ है। तो फिजिकल अपीयरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द जीन्स एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर होंगे बच्चों, तो एक हमेशा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो क्या कुछ डोमिनेट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट होते हैं, बिल्कुल। तो टॉल लंबा होना इज डोमिनेंट, वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल होना इज रिसेसिव, दैट इज स्मॉल लेटर में लिखेंगे।
और अगर दो सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है तो उसको होमोजाइगोट्स बोलते हैं, और अगर दो डिसिमिलर पेयर में है तो उसको हेटेरोजाइगोट्स बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि इन्होंने प्योर लाइन पे क्रॉसिंग की थी, तो सबसे पहले प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉफ प्लांट के बीच में हम लोग एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। प्योर टॉल और डॉफ मिलके ये क्या बनेगा, टॉल प्लांट ही बनेगा। फिर दोनों टॉल प्लांट के बीच में सेल्फिंग करेंगे, तो फिर हम लोगों को 3 टॉल और 8 डॉफ 3:1 का रेशियो मिलेगा। लेकिन इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करने के लिए हम लोग इसको पुनेट स्क्वायर मेथड से पढ़ते हैं। पुनेट स्क्वायर में हम लोगों ने 8 टॉल और 8 डॉफ और 8 डॉफ प्लांट लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी इसको एक साथ मिलाएंगे, तो क्या होगा, कैपिटल डी स्मॉल टी ये बनाएगा, कैपिटल डी स्मॉल टी ये बनाएगा, फिर कैपिटल डी स्मॉल टी ये बनाएगा, मतलब सारे क्या बने, टॉल प्लांट। अब ये टॉल प्लांट को आपस में हम लोग सेल्फिंग करेंगे, तो इससे फर्स्ट जनरेशन में क्या बना, सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट, डॉफ प्लांट आए ही नहीं। लेकिन वही सेकेंड जनरेशन में जब उसको क्रॉसिंग की तो क्या हुआ, 3 तुम्हारे टॉल प्लांट बने और एक ही डॉफ प्लांट बना। लेकिन जब इसको हम लोगों ने जीनोटाइपिकली देखा तो एक प्योर टॉल बना, 2 हाइब्रिड टॉल बने और एक स्मॉल टॉल बना, सॉरी एक स्मॉल प्लांट बनी, डॉफ प्लांट। तो ये पुनेट स्क्वायर से हमने समझा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये अच्छा ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी तो तुम लोग बस इतना याद रखो, टॉल और डॉफ इज 3:1 फिनोटाइप, और जीनोटाइप इसका 1:2:1 हो गया। ठीक है। अब अगर हमें सिर्फ उसका फिनोटाइप पता है, वो टॉल है और डॉर्फ है, तुम कैसे पता करोगी कि वो हाइब्रिड टॉल है कि वो होमोजाइगस वाला टॉल है। तो इसके लिए एक टेस्ट क्रॉस आया, जिसमें जो F1 प्रोजेनी था, चाहे वो हाइब्रिड टॉल हो चाहे वो नॉर्मल वाला टॉल हो, मतलब होमोजाइगस टॉल हो, उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया गया, दोनों को, ताकि हमें पता चले जीनोटाइप। अगर सारे ही डोमिनेंट बने, सारे ही वायलेट बने, मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, लेकिन अगर कुछ में रिसेसिव व्हाइट कलर का भी ट्रेट आया तो वो इंडिकेट करेगा कि वो हेटेरोजाइगस टोन है। ठीक है। अब इससे दो रूल्स इन्होंने निकाला, एक कि जो ट्रांसमिट हो रहा है कैरेक्टर उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन या फिर फैक्टर, और ये फैक्टर हमेशा पेयर ऑफ अलील्स में होते हैं, और डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में क्या होगा, एक हमेशा डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो अलील्स है, ये जो अपने गैमेट्स जब बनाएंगे और ये जब ट्रांसफर होंगे प्रोजेनी में, तो ये अपना अलग अलग इनके पास सेपरेट होने की कैपेबिलिटी है। मतलब जब इनको गैमेट बनाना है तो ये जो फैक्टर है, ये जो अलील्स है, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ताकि गैमेट के पास जो है वो एक ही फैक्टर आए, या तो टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा। तो इनके पास कैपेबिलिटी है, एक दो अलील्स के पास कैपेबिलिटी है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक अलील अपना दूसरा अलील अपना अपना सेग्रीगेट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने डोमिनेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि या तो डोमिनेंट ट्रेट होता है या तो रिसेसिव होता है, बीच का हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन एक बार जब स्नैपड्रैगन के फ्लावर पे क्रॉसिंग की गई, तब ये देखने को मिला कि जब रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस किया, तो यहाँ कुछ डोमिनेंट या यहाँ पे कुछ रिसेसिव, या तो रेड या तो व्हाइट फ्लावर नहीं बने, बल्कि यहाँ पे बने पिंक कलर के फ्लावर, जिसका मतलब हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको कैसे शो करेंगे, एक रेड कलर के फ्लावर को जब व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉसिंग किया तो पिंक कलर के फ्लावर बने फर्स्ट जनरेशन में। अब इन्हीं को आपस में जब सेल्फ क्रॉसिंग किया तो क्या पता चला कि फिनोटाइप भी 1:2:1 है और जीनोटाइप भी 1:2:1 है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। किसमें देखा गया, ये स्नैपड्रैगन में देखा गया। स्नैपड्रैगन का दूसरा नाम क्या था, एंटी राइनम। अब एक होता है इनकम डोमिनेंस, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब एक होता है को डोमिनेंस। किसी को याद है, मैंने जब ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ाया था, ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप वो कैसे डिटरमाइन होते हैं, उनके पास एक आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर एक एंटीजन होता है। अगर ए एंटीजन होता है तो ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं, बी एंटीजन होता है तो बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अब यहीं पे इसको हम इसी एंटीजन को हम लोग यहाँ पे शुगर बुला रहे हैं। और हम लोगों ने वहां पे ये भी बोला था कि ओ के पास शुगर ही नहीं है, ओ के पास एंटीजन ही नहीं है।
तो क्या ए के पास एंटीजन है और बी के पास एंटीजन है, तो ये दोनों डोमिनेंट हो गए क्या? ये दोनों के पास शुगर है, लेकिन आई के पास कोई भी शुगर नहीं है, क्या वो रिसेसिव हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम लोगों ने ए को ए के साथ किया तो क्या ए ब्लड ग्रुप मिला? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डोमिनेंट था। लेकिन जब हम लोगों ने ए को ओ के साथ किया तो क्या हुआ बच्चों? हम लोगों को तब भी ए ब्लड ग्रुप ही मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो रिसेसिव है। लेकिन जब हम लोगों ने ए को बी के साथ किया तो क्या हुआ? हम लोगों को ए बी ब्लड ग्रुप मिला, मतलब ए भी डोमिनेंट और बी भी डोमिनेंट, मतलब को डोमिनेंस। तो इसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ए को ए के साथ करो तो ए मिलेगा, ए को बी के साथ करो तो ए भी मिलेगा, ए को ओ के साथ करो, ओ रिसेसिव है तो भी ए ही मिलेगा, बी को ए के साथ करो तो भी ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, बी को बी के साथ करो तो बी मिलेगा, बी को ओ के साथ करो तो बी मिलेगा, और ओ को ओ के साथ करेंगे तो ही ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया को डोमिनेंस का। इससे हम लोग को क्या पता चला? क्या जो डोमिनेंस है कोई ऑटोनॉमस फीचर है? नहीं, ऑटोनॉमस ऐसा नहीं है कि सब में डोमिनेंस होता है। कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंट होते हैं, कुछ तुम्हारे को डोमिनेंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द phenotype दैट वी चूज टू एक्सपेरिमेंट। अब इसको हम लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में देखने को मिला? हम लोगों ने स्नैपड्रैगन पे देखा, उसका लाल और सफेद कलर के फ्लावर को क्रॉस किया तो सारा पिंक कलर का बन गया, जिसके वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो गया? सेम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक को डोमिनेंस के बारे में पढ़ा। को डोमिनेंस में क्या था कि दोनों अलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि दोनों अलील क्या है? डोमिनेंट है। एक और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल में क्या है? स्टार्च का सिंथेसिस। जो बी होता है बीबी, वो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनाता है, और कैपिटल बी स्मॉलर स्टार्च बनाता है। लेकिन जब मैच्योर होने के बाद कैपिटल बी राउंड हो जाता है, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा होता है? वो इंटरमीडिएट साइज का बनाता है, दैट इज वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, मतलब डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आया, को डोमिनेंस समझ आया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बच्चों? दैट इज इनहेरिटेंस अमॉन्ग टू जीन्स। टू जीन्स का हम लोगों को इनहेरिटेंस पढ़ना है। कैसे? अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? अभी तक सिर्फ हम लोग एक कैरेक्टर ले रहे थे, अब हम लोग दो कैरेक्टर लेना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम लोग ब्राउन और येलो कलर की सीड लेंगे और रिंकल्ड और ग्रीन कलर की सीड लेंगे, और उन दोनों को क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा? पहले तो डोमिनेंट वाला राउंड और येलो ही बनेगा, लेकिन जब आपस में इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? राउंड और येलो के साथ भी मिल रहा है, राउंड ग्रीन के साथ भी मिल रहा है, येलो रिंकल के साथ मिल रहा है, और ग्रीन राउंड के साथ मिल रहा है। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, इसके बेसिस पे इनका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा 9:3:3:1। और ये जो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ असॉर्ट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं, इसके बेसिस पे मेंडल साहब जो है उन्होंने एक लॉ निकाला जिसका नाम रखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें जब दो पेयर ऑफ ट्रेट को कंबाइन करते हैं तो हर पेयर दूसरे पेयर के कंपैरिजन में अलग सेग्रीगेट होने की कैपेबिलिटी रखता है। जस्ट लाइक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब दो अलील को हम लोग एक दूसरे के साथ रखते हैं और उससे जब गैमेट बनाते हैं तो हर अलील के पास गैमेट बनाने की 50% चांसेस होती है। वैसे ही सेम यहाँ पे हर पेयर ऑफ ट्रेट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर के साथ कंपैरिजन में। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा 3:1 और डाई हाइब्रिड में पढ़ा 9:3:3:1, क्या ये और ये एक दूसरे से लिंक्ड है? क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस पता होने से डाई हाइब्रिड क्रॉस निकाला जा सकता है? बिल्कुल हाँ। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस को वापस से उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल मैथ, 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3 एंड 1 1 1। तो ये क्या बन गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या इसी से हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस निकाल सकते हैं? बिल्कुल, वापस से 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ हाइब्रिड क्रॉस 3:1 से वापस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या सिर्फ फिनोटाइप ऐसे निकाल सकते हैं? नहीं, जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं। मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या था? 1:2:1। तो अगर इसका जीनोटाइप निकालना है तो क्या करना है? 1:2:1 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या बनेगा? 1 1 1, इधर क्या बनेगा? 1 2 2, इधर क्या बनेगा? 2 1 2 और 2 2 4। पहले अच्छा लास्ट वाला 2 2 4, फिर 2 1 2, फिर 1 1 1, फिर 1 2 2 और फिर 1 1 1। सिंपल मैथ्स।
मेंडल ने तो सिंपल मैथ्स लगा करके ये सब कुछ इनहेरिटेंस और के बारे में बताया, लेकिन फिर भी उस टाइम के साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं समझ आया। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, ये मर गए, लेकिन रिकॉग्निशन पेंडिंग रह गया। तो रिकॉग्निशन कब मिला, जब 3 साइंटिस्ट आए, और वो 3 साइंटिस्ट ने क्या देखा, उन्होंने देखा यार मेंडल ने बोला था कि कुछ फैक्टर है जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये फैक्टर ही जीन्स है, और ये जीन्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। फिर एक और साइंटिस्ट आए बच्चों, जिसका नाम था सर्टन एंड बोवरी, और सर्टन एंड बोवरी ने बोला जैसे जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी असॉर्ट हो रहे हैं। मतलब इसी ये जो जीन्स है इस क्रोमोसोम के ऊपर है। मतलब मेंडल और बोवरी की जो थ्योरी, मेंडल की इंडिपेंडेंट जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की थ्योरी थी, जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस था, उसको क्रोमोसोम से कम अब के साथ कंबाइन किया बोवरी ने, और साथ में मिला करके बोल दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कैसे शो किया कि क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, उन्होंने देखा कि ऑरेंज कलर का जो लॉन्ग आर्म था और ग्रीन कलर का शॉर्ट आर्म था, एक साइड तो वो एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं, लेकिन एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाए। मतलब जस्ट लाइक जीन्स, जस्ट लाइक कैरेक्टर्स, ये भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सटन एंड बॉवरी ने सिर्फ ऐसा बोला। अब एक्सपेरिमेंट कौन करने आया, एक्सपेरिमेंट करने आए मॉर्गन। बच्चों सारे साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, मॉर्गन। अब मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैसे, क्यों ड्रोसोफिला चूज की, क्योंकि ड्रोसोफिला सिंपल मीडियम पे भी ग्रो कर सकती है। 2 हफ्ते का तो लाइफ साइकिल होता है, और सिंगल मीटिंग से हजारों लाखों प्रोजेनी फ्लाइज बन जाएगी, तो इसको प्रोड्यूस करना आसान है, इस पे एक्सपेरिमेंट करना आसान है। उसने क्या एक्सपेरिमेंट करते करते 2 टर्म्स निकाले बच्चों। एक टर्म था लिंकेज और एक टर्म था रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज नाम से ही पता चल रहा है वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। जब 2 जीन आपस में लिंक्ड होंगे तो क्या होगा, वो आपस में ही ट्रांसमिट होंगे प्रोजेनी में, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये पेरेंट जैसा ही बनेगा। लेकिन जब लिंकेज नहीं होगा, वो दोनों लूज होंगे, दूर दूर होंगे, तो क्या होगा, वो दूसरे के साथ भी रिकम्बाइन कर सकते हैं। तो क्या वो पेरेंट जैसे बनेंगे, नहीं, वो नॉन पेरेंटल बनेंगे। उस पे इन्फ्लुएंस है। ठीक है, हम लोगों को लिंकेज का मतलब समझ आ गया, हम लोगों को रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझ आ गया। यहीं पे चीज आती है, अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड हो तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और अगर जीन्स लूजली लिंक्ड हो तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मॉर्गन ने किस पे दिखाया, ड्रोसोफिला पे दिखाया। ड्रोसोफिला में व्हाइट और मिनिएचर विंग्स जो थे वो काफी काफी क्या थे, दूर थे इनके जीन्स। तो पेरेंटल में क्या हुआ, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम बना, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बना। मतलब ओवरऑल रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बना। लेकिन उन्होंने वही येलो और व्हाइट कलर के कलर को लिया, तो कलर को देखा तो उनके जीन्स पास पास थे, तो वो पेरेंट जैसे 98.7% बने, लेकिन रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। मतलब लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम, और लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन अ पीवाईक्यू, अच्छे से समझ आना चाहिए, कुछ चीज रटना नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। एक बार ओआरएस से देखते हैं, हमने क्या पढ़ा, दो, 1 जीन के बारे में पढ़ लिया, डोमिनेंस को डोमिनेंस के बारे में पढ़ लिया। अब 2 जीन कंबाइन करेंगे, सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 था, ये उसी का मल्टीपल हो जाएगा, तो वो 9:3:3:1 हो जाएगा। और 2 कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। इसकी थ्योरी अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये मर गया। 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला जैसे ही फैक्टर जैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं जीन्स, वैसे ही क्रोमोसोम्स में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स है, तो बिल्कुल हाँ जी, ये इसी के ऊपर है। फिर सटन एंड बॉवरी आए, उन्होंने देखा जैसे वो अलग हो रहे हैं वैसे क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट हो रहा है। दोनों की थ्योरी को मिला करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। कैसे प्रूव किया, उन्होंने देखा कि लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं। जैसा है, अभी भी शांति नहीं मिली क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। थॉमस हंट करने आए ड्रोसोफिला को, और उस पर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी को। कैसे, बाय गिविंग 2 टर्म्स लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। कोई 2 जीन आपस में लिंक्ड हो तो पेरेंट में वैसे ही जाएगी, लेकिन अगर कोई दूर दूर हो तो पेरेंट में कैसे होगी, दूर दूर जाएगी, और इधर उधर भी किसी और से मिल सकती है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना सकती है।
अब यहीं पे एक और चीज साइंटिस्ट आते हैं, एल्फ्रेड स्टर्टे वॉर्ड। उन्होंने बोला ये जो जीन के बीच का डिस्टेंस है, इसके बेसिस पे हम लोग जीन का पोजीशन बता सकते हैं। और क्रोमोसोम्स जब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा उसके बेसिस पे हम लोग डिस्टेंस पता कर सकते हैं। एक क्रोमोसोम में दो जीन एक दूसरे के पास थे कि एक दूसरे के दूर थे, कितने पास थे कितने दूर थे, ये एल्फ्रेड स्टोरमैन ने निकाला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चों बहुत पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। अब हम लोग आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर। नाम में ही आ रहा है पॉलीजीन, मतलब बहुत सारे जीन होंगे जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहे होंगे, जिसका एग्जाम्पल है बच्चों स्किन कलर। हम लोग व्हाइट होते हैं, कुछ लोग डार्क होते हैं, कुछ का येलोइश टोन होता है। व्हाइट में भी डिफरेंट व्हाइट, डिफरेंट डार्क टोन्स, डिफरेंट येलोइश टोन्स। तो ये सब क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंट जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हुआ? बिल्कुल हुआ। अब इसी का जस्ट उल्टा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होगा, इसमें एक जीन होंगे जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। इसका एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया। मैम कितना बड़ा वर्ड, जितना ही बड़ा वर्ड है जितना खतरनाक है उतनी ही खतरनाक बीमारी है बच्चों। ये अभी तुम लोगों को बस थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है, डिटेल में हम लोग एमबीबीएस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, इसमें एक फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन होती है, एंजाइम होता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। इसमें म्यूटेशन हो रहा है लेकिन इससे मेंटल रिटार्डेशन तो हो रहा है और हेयर और स्किन पिगमेंटेशन में भी इफेक्ट आ रहा है। मतलब ये वैसा जीन है जो नर्वस सिस्टम तो कंट्रोल कर ही रहा है। तो एक जीन मल्टीपल एसोसिएशन दैट इज प्लियोट्रॉपी। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों तुम सिंपल एक डायग्राम से यहाँ पे समझ जाओगे। इस डायग्राम से भी बेटर तुम कैसे समझोगी, देखो हम लोग सबको पता है कि हमारे बॉडी में जो एक्स क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी सारे ऑटोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई मतलब। लेकिन ये ह्यूमंस का है। तो मान लो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर में एक्सो टाइप का होता है। एक्सो मैम फीमेल्स में सिर्फ एक एक्स और एक्स होगा, लेकिन मेल्स में बस एक एक्स क्रोमोसोम होगा और कोई क्रोमोसोम नहीं, अंडा होगा। ठीक है, तो ये एक्सो टाइप का हम लोगों को किसमें देखने को मिला, ग्रास हॉपर में। एक्स वाई टाइप का किसमें, हमारे अंदर और इंसेक्ट्स में भी है, मैमल्स और इंसेक्ट्स में। हमें पता है हमारे मेल्स में एक एक्स और एक वाई होता है और फीमेल्स में एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। ये मेल हेट्रोजेनिटी है। अभी मेल्स डिसाइड कर रहे हैं कि जो बच्चा बनेगा वो उसके जैसा, वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, वो एक्सो बनेगा कि वो एक्स वाई बनेगा। ये अभी मेल्स डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि मेल्स जो है वो दो डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इधर वो एक्स क्रोमोसोम नहीं के साथ है या अगर है तो वो वाई क्रोमोसोम के साथ है। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें फीमेल हेट्रोजेनस होती है, मतलब मेल के पास जेड और जेड है लेकिन फीमेल जेड और डब्ल्यू शो कर रही है। बच्चों ये किन में देखने को मिलता है, ये हम लोगों को बर्ड्स में देखने को मिलता है। फीमेल हेट्रोजेनिटी सबको याद रखना है, मेल हेट्रोजेनिटी किन में, फीमेल हेट्रोजेनिटी किन में, ये डायग्राम के थ्रू भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस का तो हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, लेकिन इसको बार बार ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब डॉक्टर बन जाओगे ओपीडी में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आएंगी, ऐसे कपल्स आएंगे जो ब्लेम कर रहे होंगे कि इसके वजह से मुझे लड़का हो गया, जो ओल्ड सोसाइटी के होंगे। तो उस टाइम पे तुम्हें अपनी ये वाले नॉलेज उसको समझानी है। ठीक है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे अंदर, जिसमें हमें पता है 22 पेयर तो हमारा ऑटोसोम्स ही है। एक ही है जो एक्स और वाई है या एक्स और एक्स है। तो ये जो स्पर्म है वो डिसाइड कर रहा है कि मेल क्या बच्चा क्या होने वाला है, मेल या फीमेल। वो अगर एक्स देगा तो फीमेल हो जाएगी, वो वाई देगा तो मेल हो जाएगा। तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। अब एक कॉन्सेप्ट है बच्चों बार बॉडी का। बार बॉडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स क्रोमोसोम में से एक एब्सेंट, एक माइनस कर दो तो उतना बार बॉडीज है।
तो अगर 3 एक्स क्रोमोसोम है, उसमें से एक माइनस कर दो, तो उसको बोलेंगे 2 बार बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी तो एकदम अलग है बच्चों, सोच से ही बाहर, तुम्हें पता भी नहीं होगा ऐसा होता है उनके अंदर। वो ना पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं। अब ये पार्थिनोजेनेसिस क्या है? वो पार्थिनोजेनेसिस का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे फीमेल देखो, फीमेल डिप्लॉयड है 32। उनके पास फीमेल कैसे बनती है? एक स्पर्म और एक ओवम से बनती है, लेकिन उसको क्वीन भी बोलते हैं, वही काम करती है बीज में। फीमेल बीज जो होती है वो काम करती है, मेल का कोई काम नहीं होता। और मेल एक स्पर्म लेकिन एक अनफर्टिलाइज्ड एग से मिलकर के बनता है। तो ये कैसा हुआ? हैप्लो, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, और ये डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन है यहाँ पे। तो तुम एक चीज देख रही हो कि जो फीमेल्स है वो 32 है, उसमें मियोसिस होगा तो वो 16 और 16 में कन्वर्ट होगी, मतलब वो मेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मेल है 16, उसमें माइटोसिस होगा, वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 32, जब ये दूसरे वो फर्टिलाइज्ड उसके साथ मिलेगा, तो स्पर्म के साथ मिलेगा तो। समझ आया ये बात? फिर से समझाती हूँ। एक फीमेल है, वो 16 और 16 से मिलकर के 32 बनी हुई है, और मेल के पास सिर्फ 16 है। तो ये इसका जो 16 ये देगी, इसका 16 ये मिल करके एक फीमेल बना देंगे, लेकिन इसका एक 16 जो अलग है वो क्या बना देगा? वो मेल बना देगा। इसके पास ये एग स्पर्म नहीं आया, अनफर्टिलाइज्ड एग है, स्पर्म आया ही नहीं इसके पास। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे मेल के पास पापा है? नहीं, उसके पास तो सिर्फ मम्मी है। और सन, लेकिन सन के पास ग्रैंड फादर हो सकता है, इसके पापा हो, और इसके पास ग्रैंड सन हो सकता है, लेकिन इसके पास इसके खुद के पापा है ही नहीं। समझ आई बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब हम लोग आते हैं बच्चों म्यूटेशन पे। म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और म्यूटेशन करने से पहले एक बार एनसीईआरटी से यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। मैंने तुम्हें बताया 3 फॉर्म में होगा, एक एक्स ओ, एक एक्स वाई, और एक हम लोगों ने जेड जेड और जेड डब्ल्यू। एक्स ओ अगर मेल है और एक्स वाई मेल है, मतलब मेल हेट्रोजेनिटी है, मतलब मेल डिसाइड कर रहा है सेक्स। लेकिन जेड डब्ल्यू फीमेल है, जो कि बर्ड्स में देखने को मिल रहा है, या फीमेल डिसाइड कर रही है सेक्स। ये एक्सओ वाला ग्रास हॉपर में, ये एक्स वाई वाला हमारे अंदर, और ये हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमंस में एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट हमको पता ही है। हनी बी में जो इंपॉर्टेंट है, हनी बी में जो मेल है वो तुम्हारा कैसा है? हैप्लॉइड है, और फीमेल जो है कैसी है? वो डिप्लॉइड है। तो फीमेल के पास 16 और 16 है, और मेल के पास 16 है, तो ये दोनों मिल करके तो 32 जो बनेगी वो फीमेल बन जाएगी, और ये जो अकेला रह गया वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कोई काम नहीं है दुनिया में। तो ये हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो इस मेल के पापा जरूर नहीं है, लेकिन इस मेल के क्या होंगे? दादाजी होंगे। इसका खुद का बेटा तो नहीं होगा, लेकिन इसका क्या होगा? पोता होगा। ऐसा देखने को मिलता है, बहुत अनयूजुअल है, जो कि हम लोगों को बीज में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बच्चों, कि म्यूटेशन। हम लोग क्या बोलते हैं कि एक फिनोमिनन जिसमें डीएनए सीक्वेंस ऑल्टर हो जाए, जिसकी वजह से उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप उस ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से वेरिएशन होता है बच्चों। एक नॉर्मल इंसान में एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस होगा, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे। इस डीएनए सीक्वेंस में कुछ चेंज हो जाए, मान लो ए था, बी था, सी था, अब बी की जगह यहाँ पे हम लोगों ने डी लगा दिया, तो ये सीक्वेंस चेंज कर दिया, लेकिन हम लोगों ने एक पॉइंट पे किया, तो इसको हम लोगों ने एक पॉइंट म्यूटेशन बोल दिया। लेकिन वही अगर हम लोग ए बी सी की जगह डी लगा देते, एक फ्रेम में म्यूटेशन करते, तो उसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते। अगेन ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी बस इतना ही याद रखो। एक पॉइंट पे जो म्यूटेशन हो रहा है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया, जो कि अभी हम लोग थोड़े देर में पढ़ने वाले हैं। ये वेरिएशन का एक इंपॉर्टेंट कॉज है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं तो आगे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले चैप्टर 5 में। अब यहाँ पे क्या आता है बच्चों? जेनेटिक डिसऑर्डर।
मतलब अब हम लोग ट्रेड की एनालिसिस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स में। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसके दादाजी को थी क्या, उसके पापा को थी क्या, क्या उसके होने वाले बच्चे को होगी क्या, उसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे कैसे, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोगों को कुछ कुछ साइंस और सिंबल्स बहुत डिटेल में पता होने चाहिए, और वो साइंस और सिंबल्स है कि बॉक्स क्या है, डब्बा, लड़के लोग क्या होते हैं डब्बे जैसे, कोई ऑफेंड मत होना, मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ। Boys are dumb like a डब्बा एंड फीमेल्स कैसे है, गोल। देन सेक्स अनस्पेसिफाइड में कैसा होगा, ऐसा। अगर इनमें अफेक्टेड हुआ तो सबको कलर कर दो। अगर इनकी मेटिंग होगी आपस में, इंटरकोर्स होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो एक लाइन से कर दो। लेकिन अगर मेटिंग रिलेटिव्स के बीच में है, चाचा और भतीजी के बीच में ऐसा टाइप का है, तो दैट इज कंसेंजुनियस मेटिंग, तो उसको हम लोग डबल लाइन से शो करेंगे। पेरेंट्स ऊपर और चिल्ड्रन अबव। पेरेंट्स और चाइल्ड विद अफेक्टेड चिल्ड्रन। और अगर 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आ गए तो उसको ऐसे लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ पे ना मैं तुम्हें बहुत सिंपल वर्ड में, बहुत इजी, बार बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस पे एक क्वेश्चन तो आना ही है फॉर श्योर। दो चीजें होती है, या तो डोमिनेंस होगा या तो रिसेसिव होगा। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास तो एक ही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इट इज एक्स 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 वाई, बाकी तो ऑटोजोम्स होते हैं। तो क्या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और रिसेसिव, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा। और क्या हो सकता है? सेक्स डोमिनेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेक्स रिसेसिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे पता करना है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स डोमिनेंट है, सेक्स रिसेसिव है। सबसे पहला बात, क्वेश्चंस जो है वो दो चीजों पे ही पूछा जाने वाला है। वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने इधर इतना अच्छा चार्ट बनाया, उसके बेसिस पे बताती हूँ ताकि तुम्हें जल्दी याद हो जाए। अच्छा, ये पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इसका ये वाला लाइंस ओआरएस से नहीं देखा था। पॉलीजीन्स का मतलब पता है, 3 से ज्यादा जीन अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी तो। स्किन कलर, ह्यूमन की हाइट भी हो गई। प्लियोट्रॉपी, अगर एक जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करेगी। फिनाइल कीटोन्यूरिया उसका एग्जांपल है, बाकी मैंने इधर से बता ही दिया। म्यूटेशन हमने देख ही लिया कि डीएनए के सीक्वेंस में ऑल्टरेशन कर रहे हैं। अगर एक सिंगल बेस पेयर में कर रहे हैं तो पॉइंट, और एक फ्रेम ऑफ बेस में पेयर में कर रहे हैं तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन करा रहा है वो म्यूटाजेंस होता है। म्यूटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है। तुम डीएनए के सेगमेंट को डिलीट कर सकती हो, तो वहां पे कुछ इंसर्ट भी कर सकती हो। इसके वजह से क्रोमोसोम्स में पूरे ऑल्टरेशन आएंगे। तुमको क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज, अबेरेशंस हो सकते हैं इन, जो कि हम लोग को कैंसर की तरफ भी लेकर के जा सकते हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ा, सेवरल जनरेशंस ऑफ फैमिली में हम लोग एनालिसिस करेंगे ट्रेड्स की। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोजोमल रिसेसिव याद रखना है। ठीक है बच्चों, ऑटोजोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब डोमिनेंट कैसे पता करोगी तुम? तो जब डोमिनेंट का क्या मतलब होता है कि हर बच्चे में, मतलब हर स्टेज में कोई ना कोई अफेक्टेड होगा। मान लो ये दोनों के बीच में मेटिंग हुई, एक लड़का और एक लड़की बना, तो एक लड़का तो अफेक्टेड होगा ही, या एक लड़की अफेक्टेड हुई, तो क्योंकि इसमें मान लो ये अफेक्टेड था। अब इससे बच्चे हुए तो इसके कोई ना कोई बच्चे अफेक्टेड होंगे। तो ये मतलब हर जो स्टेज है, हर स्टेप में डिजीज जा रही है, तो वो डोमिनेंट है। कोई डोमिनेंट ट्रेट में डिजीज होगी तभी वो हर स्टेज में जा रही है। तो इसलिए डोमिनेंट हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। डोमिनेंट के एग्जाम्पल्स हम लोगों को जानने ही नहीं है। एक बार बस एक आया था, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब यहाँ पे हम लोगों को जो याद रखना है बच्चों, ऑटोजोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। उससे पहले तुम ये ऑटोजोमल डोमिनेंट तो पता कर ही लोगी कि हर स्टेज में बच्चा अफेक्ट हो रहा है। इससे इसका बच्चा हुआ ये अफेक्ट हुआ है, इससे इसका बच्चा हुआ ये अफेक्ट हो रहा है, हर जनरेशन में, मतलब डोमिनेंट हो गया। और अगर एक कोई भी जनरेशन स्किप हो रही है तो वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। अब रिसेसिव में, क्योंकि सिंस यहाँ पे दोनों रिसेसिव के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ऑटोजोमल रिसेसिव भी पूछा जाएगा तुमसे, और तुमसे सेक्स लिंक रिसेसिव भी पूछा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, तुम सेक्स लिंक रिसेसिव में तुम क्या याद रख सकते हो बच्चों, कि मान लो सेक्स लिंक रिसेसिव है, मतलब दोनों छोटे छोटे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा तभी वो अफेक्ट होगा। तो मान लो अगर मदर अफेक्टेड है, मदर का सेक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है और फादर अफेक्टेड नहीं है, तो जो बच्चा बनेगा, तो मदर से तो एक्स वाला जीन गया और फादर से वाई जीन आया, मतलब
जो बच्चा होगा, मेल चाइल्ड होगा, वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल चाइल्ड जो होगी इसमें अनअफेक्टेड होगी। लेकिन अब ये जो मेल चाइल्ड का बच्चा होगा, अब ये मेल से फीमेल में जो जीन होगा वो जाएगा और वो उसको अफेक्ट करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में अफेक्शन हो रहा है और मेल से तुम्हारा फीमेल में इन्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव, जिसमें तुमको क्रॉसिंग देखने को मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को याद रखना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक रिसेसिव में हम लोग डिफरेंशिएट ही ऐसे कर सकते हैं कि सेक्स लिंक रिसेसिव में हम लोगों को मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ये जो क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलती है, जो कि ऑटोसोमल में देखो नहीं देखने को मिलती है। इनफैक्ट वहां तो स्किप भी हो रहा है, यहाँ पे भी स्किप होंगे लेकिन मेल से फीमेल में जाएगा, फीमेल से मेल में जाएगा। क्लियर। अब मान लो इसका एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बच्चों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम्हारा रेड और ग्रीन कोन में डिफेक्ट है, ये कोन्स कलर डिटरमाइन करते हैं, तो तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे कि रेड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है। 8% मेल और 0.4% नॉर्मल फीमेल्स में भी ये देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होगा, हमने बताया ना कि सन में 50% चांस है, क्योंकि पहली बार क्या है, मदर कलर ब्लाइंड है, तो सन में 50% चांस है कि वो कलर ब्लाइंड होगा। लेकिन डॉटर इनकी क्या होगी, इनकी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, अनलेस जब तक मदर कैरियर ना हो जाए। और फादर कलर ब्लाइंड, अगर हम लोगों को इसमें डॉटर को कलर ब्लाइंड करना है, तो डॉटर को कलर ब्लाइंड करने के लिए फादर को कलर ब्लाइंड करना पड़ेगा और मदर को कैरियर बनाना पड़ेगा, तभी ये दोनों का, ये दोनों मिलेगा और जाकर के एक बच्ची बनेगी जो तुम्हारी क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। तो कलर ब्लाइंड में हम लोगों को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से मैं रिपीट करूंगी, अच्छे से पढ़ेंगे यही याद करके जाएंगे। हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों, हीमोफीलिया, हीम मतलब ब्लड, ब्लड में प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम, क्लॉट नहीं हो पा रहा है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होते रहेगी, इसको हीमोफीलिया बोलते हैं। इसमें भी सेम चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, जस्ट लाइक कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कि मेल फीमेल डॉटर को तभी डिजीज आएगा जब फीमेल कैरियर और मेल अफेक्टेड होगा, अदरवाइज मेल्स में 50% चांस है कि ये डिजीज होगा ही होगा। तो PCH हम लोगों को याद रखना है, CH, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट में स्किपिंग देखने को मिलेगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक मेल फिर फीमेल फिर मेल फिर फीमेल, ऐसा अफेक्शन नहीं होगा। देखो इसमें मेल है, फीमेल है और फिर मेल है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में पैटर्न होगा। अब ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव में कोई भी मिस हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बोथ पार्टनर्स जब कैरियर होंगे तब जाकर के ये डिजीज होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, जो कि पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल था। पॉइंट म्यूटेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो रही है सिक्स्थ चेन में विथ वैलिन, इसी के वजह से तो सिकल सेल एनीमिया हो रहा है। आरबीसी का एक सीक्वेंस होता है, उसमें एक सीक्वेंस ग्लूटामिक एसिड से वैलिन से रिप्लेस हो जा रहा है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा, आरबीसी सिकल शेप की हो जाएगी, और जब आरबीसी सिकल शेप की होगी तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और अल्टीमेटली हमारे बॉडी में डिजीज होगी। तो अब हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, एक सिकल सेल का हीमोग्लोबिन हो सकता है और एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो सकता है। जब दोनों सिकल सेल के होंगे तो वो डिजीज कहलाएगी, लेकिन क्योंकि ये रिसेसिव है, अगर सिर्फ एक प्रेजेंट होगा तो वो अनअफेक्टेड होगा, लेकिन वो कैरियर होगा, उसको डिजीज नहीं होगा लेकिन कैरियर होगा, क्योंकि रिसेसिव है। अगर वही डोमिनेंट होता तो वो कैरियर की तरह काम करता, सॉरी वो अफेक्टेड होता। अब ये क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट होता है। अब इससे जो हीमोग्लोबिन है, जब उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या करेगा, वो पॉलीमराइज करके आरबीसी बायकॉन्केव से इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इम्यूनिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो HbS होता है ना, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये मलेरिया ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये अफ्रीका से एक्सटेंट ही नहीं हो रहा है, अफ्रीका में इसको खत्म ही नहीं किया जा रहा है इस बीमारी को, क्योंकि अफ्रीका में जिनको सिकल सेल एनीमिया उनको मलेरिया नहीं होगा, और अगर मलेरिया ज्यादा भयानक है तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया के कंपेरिजन में, तो इसीलिए वहां पे ये कभी भी अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो सिकल सेल एनीमिया अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर हम लोगों ने फिनाइल कीटोन्यूरिया प्लियोट्रोपी में पढ़ा था, क्यों, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि फिनाइल एलेनिन के टायरोसिन में कन्वर्ट होने नहीं देगी, तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, जो कि फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो जीन है वो किसको इनकोड कर रही है, नर्वस सिस्टम वाले जीन को, और किसको इंक्लूड कर रही थी, पिगमेंटेशन वाले जीन्स को। ये तुम्हारा प्लियोट्रोपिक के एग्जाम्पल में भी थी। और ये कैसे एक्सक्रीट होते हैं, यूरिन से, क्योंकि किडनी में इसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है।
सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया सब एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब पे पीवाईक्यूज आते हैं, सब समझना है। जितना तुम्हारे लेवल का है उतना ही बस अभी मैं समझा रही हूँ। आगे चलेंगे एमबीबीएस में डिटेल में पढ़ेंगे सेम चीज को। अब यहाँ पे क्या आता है बच्चों, यहाँ पे आते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम होती है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी। बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो अल्फा चेन है कहाँ, क्रोमोसोम नंबर 16 में। बीटा चेन कहाँ पे, बीटा चेन क्रोमोसोम नंबर 11 में। तो इसमें म्यूटेशन होगा तब प्रॉब्लम होगी। ठीक है। ये कैसी डिफेक्ट थी बच्चों, क्वालिटी। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ रहा था, क्वालिटी अफेक्ट हो रही थी। लेकिन थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, वो जो ग्लोबिन चेन्स है उसके प्रोडक्शन में क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ रही है। एक ग्लोबिन चेन चला गया, एक बीटा ग्लोबिन चेन चला गया, तो वैसे करके तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है बच्चों। जब तुम लोग एमबीबीएस में आओगे, पीडियाट्रिक्स में जाओगे, तो तुमको पता चलेगा कितने थैलेसेमिक पेशेंट्स आते हैं। तुम्हारी केस स्टडी भी थैलेसीमिया पे ही होगी। और इसके वजह से क्या होगा, अनीमिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी बच्चों जो मैंने अभी तुमको बताई। बहुत सिंपल वर्ड में हम लोग इसको याद रखेंगे। दो टाइप से मेंडेलियन की प्रॉब्लम हो सकती है। मेंडेल ने दो ऐसे भी दो टर्म्स दिए, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब हमें पता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है और सेक्स लिंक्ड हो सकता है। ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड में डिफरेंस क्या है, डोमिनेंट में तो सेम चीज होगी कि हर जो जनरेशन होगा, हर जनरेशन में बच्चा में बीमारी देखने को मिलेगी, चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो चाहे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो। लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट होगा उसमें क्या होगा, स्किपिंग देखने को मिलेगी जनरेशन में। एक जनरेशन अफेक्टेड है तो हो सकता है दूसरा नहीं हो, फिर तीसरा अफेक्टेड हो तो फिर चौथा नहीं हो। लेकिन ये जो स्किपिंग है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट में ऐसे ही देखने को मिलेगी। लेकिन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में अगर मेल में हुआ है पहली बार, दूसरी बार हम लोगों को फीमेल में देखने को मिलेगा, तीसरी बार हम लोग को वापस से मेल में देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों को क्रॉसिंग ओवर जहां देखने को मिलेगा वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कहलाएगा। अब हम लोगों को ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल नहीं याद रखना, हम लोग को दो एग्जांपल्स यहाँ पे याद रखने हैं, एक ऑटोसोमल रिसेसिव और एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव का जो दो सबसे अच्छा एग्जांपल्स है वो हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे इधर, कि और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जांपल्स में बच्चों क्या आ रहा था, कलर ब्लाइंडनेस आ रहा था, हीमोफीलिया आ रहा था। हीमोफीलिया बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जो तुम्हारा जो जहां से क्लॉटिंग होती है वो वाला प्रोटीन जो है वो खत्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती रहेगी, बस इतना हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंड, जो कलर ब्लाइंड जैसे तुम्हारा ग्रीन और रेड ये सब जो कलर का डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कोन्स में ही प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल्स में तो चांसेस होगा कि 50% आ सकता है, लेकिन फीमेल्स तभी इफेक्ट होगी जब पूरे पूरे मेल्स इन्फेक्टेड होगा और फीमेल जो है कैरियर होगी, तभी फीमेल्स में डिजीज होगी। ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी है, ये हीमोफीलिया के लिए भी है। और अब जो इंपॉर्टेंट कंडीशन तीन आ रही है ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन, ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हो जा रहा है। इसके वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ऑक्सीजन टेंशन जब कम होगा तो उस टाइम पे तुम्हारा पॉलीमराइजेशन होगा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, सिकल सेल एनीमिया के अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोगों ने क्या बोला, थैलेसीमिया, जिसमें ये क्वालिटी में प्रॉब्लम कर रहा था, ये क्वांटिटी में अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स के बनने में प्रॉब्लम करेगा। और एक फिनाइल कीटोन्यूरिया थी जो हम लोगों ने लियोटॉपी में बहुत अच्छे से कर ली। यही सेम चीजें बच्चों एनसीईआरटी में लिखिए, हूबहू लिखिए, मैंने बस उसको इजी चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगेन ये चार्ट याद रखने में प्रॉब्लम हो तो मैंने तुम्हें 2 दिन पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया ये, तुमको क्या करना है, अपनी सी ओन नीट कॉपी में उसको लिख लेना है और उसको डेली याद करते रहना है। ये थोड़ा सा टफ पॉइंट है। तो इसमें हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा, सेम चीजें वही लिखी है जो मैंने उस चार्ट में बनाई है। अगेन कलर ब्लाइंडनेस के बाद हम लोगों ने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, और तीन ऑटोसोमल रिसेसिव, बार बार बोलेंगे क्या क्या, सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसके बाद तुम्हारा थैलेसीमिया, सारी बीमारियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हम लोगों ने अभी पढ़ा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, एक मिनट, क्या मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, हाँ, उसमें ऑल्टरेशन और म्यूटेशन हो रहा था सिंगल जीन्स में, ठीक है, और वो जीन्स जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को कंट्रीब्यूट करी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं कि या तो हो सकता है क्रोमोसोम एब्सेंट हो, या क्रोमोसोम ज्यादा हो गया हो, या क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो। अब दो टाइप से हो सकता है, हम लोगों ने सेल डिविजन में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि क्रोमैटिड सेपरेट होती है, लेकिन वो सेपरेट ही ना हो तो एन्यूप्लॉइडी हो सकता है, जिसमें क्रोमोसोम का गेन और क्रोमोसोम का लॉस हो सकता है। लेकिन अगर टीलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, मतलब सेल सेपरेट ही ना हो, तो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में देखने को मिलती है, ह्यूमंस में तो एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है, जिसमें या सेग्रीगेट नहीं करते वो, जिसकी वजह से क्रोमोसोम लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है।
हम लोग यहाँ पे लॉस और गेन दोनों का एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ एमबीबीएस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स तुमको डाउन सिंड्रोम के, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ लिमिटेड स्टूडेंट्स तुमको देखने को मिलेंगे पीडिया में, और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम तो कम आएंगे। इसमें एडिशनल एक एक्स क्रोमोसोम, सॉरी, एक क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी हो गई, ट्राइजोमी हो गया, तो उसके वजह से हो रहा है। बच्चे की हाइट छोटी रह जाएगी, छोटा सा एकदम गोलू सा हेड होगा, ये मतलब एकदम टिपिकल फेसेस है, छोटू सा राउंड फेसेस होगा, फरोड टंग होगा, हल्का सा मुंह खुला रहेगा। और पाम सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही पाम क्रीज उनके हाथ में रहती है, एक कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज हम लोगों को देखने को मिलती है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट भी, ऐसा नहीं कि छोटू सा है, मोटू सा है, क्यूटू सा है, बट दिमाग उसका काम नहीं करेगा, तो वो सही बात नहीं है। उसके बाद क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में एक एडिशनल कॉपी होगी वाई एक्स क्रोमोसोम की, तो 47 कैरियोटाइप, तो एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी है, तो इसमें ओवरऑल क्या होगा, मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, लेकिन एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, दो, तो फेमिनिन ब्रेस्ट टिश्यूज भी आएंगे। ओवरऑल पूरा मैन है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम की वजह से क्या हो गया, फेमिनिन डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो स्टेराइल होगा, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अब आते हैं टर्नर सिंड्रोम पे। टर्नर सिंड्रोम जस्ट लाइक हम लोगों ने ग्रास हॉपर्स में देखा था एक्सो, इसमें क्या होगा, फीमेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगी, ये स्टेराइल होंगे और इनकी ओवरीज रिडिमेंट्री होगी, कोई काम नहीं कर रही होगी, और इनके पास कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। तो ये डायग्राम है बच्चों डाउन सिंड्रोम का, ये डायग्राम है तुम्हारा सबसे पहला वाला क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का, और दूसरा वाला तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम का। और ये जो मैंने जैसे जैसे बताया सेम चीज है तुम्हारी एनसीईआरटी में, बस पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी है। वही सेम चीज है कि ट्राइजोमी 21 का हो रहा है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारा एब्सेंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम बने तुम बने, एक दूसरे वाली जो स्टोरी हमने कंप्लीट की, उसमें हमने देखा कि हम कैसे बने तुम कैसे बने, ये तो हमें पता था, लेकिन हम जो बने तो हमारे अंदर ऐसा मम्मी से क्या आया कि हम मम्मी और पापा जैसे हैं। आज हमने उस इनहेरिटेंस की स्टोरी पढ़ी, और ऐसा क्यों है कि हम अपने भाई, मेरा भाई व्हाइट और हम ब्लैक, ऐसा जो डिफरेंस आ रहा है, उसका आई कलर अलग, मेरा आई कलर, वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके बेसिस पे मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में पढ़ा। और मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट को उतना वैल्यू नहीं मिला, लेकिन जब बाद में उसको क्रोमोसोमल थ्योरी से कंबाइन किया गया तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जब मेंडल और क्रोमोसोमल थ्योरी कंप्लीट कर ली, फिर हमने पढ़ा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑटोजोम्स और सेक्स लिंक में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और क्रोमोसोम्स में अगर कुछ एडिशन और कुछ लॉस हो तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोर देन ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस को अपनी छोटी अपनी तुम नीट कॉपी में लिख सकते हो, तुम वो क्या नाम है, जो ट्रेट्स था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था मेंडल्स वाला, उसको लिख सकते हो और बार बार रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू।